नई पीढ़ी बहुत अच्छा लिख रही है। हाँ, एक बात जरूर है, कवि बनने की कोशिश मत करना। कवि होने में और बनने में फर्क होता है। कवि हो तो फिर कवि होगे, कविता पहुंचेगी, कविता लिखी जाएगी। कवि कोई बना नहीं सकता, कविता की कोई वर्कशॉप नहीं होती। आप छंद का ज्ञान सीख सकते हो, छंद का व्याकरण सीख सकते हो, उसमें कितनी मात्रा होती है, कितने गण होते हैं, कहाँ यति होती है, कहाँ, ये सब सीख सकते हो, लेकिन कविता नहीं सिखाई जा सकती। कविता तो फूटती है, ईश्वर का प्रसाद है, माँ का प्रसाद है। वो किस निरक्षर कबीर की झोली में डाल दे, किस अंधे सूरदास की झोली में डाल दे, जिसने ना कुछ पढ़ा हो ना कुछ। कविता फूटता हुआ ऐसा झरना है जिसका यही स्रोत नहीं, उद्गम स्थल ही नहीं पता होता कि वो कब कहाँ से फूटी। किसी भी ऐसे वाल्मीकि को कविता का प्रसाद मिले, क्रंच को आहत होते हुए देख करके, कहीं पहली कविता फूट उठे किसी वाल्मीकि के हृदय से। तुलसी ने जो लिखा वो दूर तक पहुंचा। और देखिए, छंद की शक्ति जरूर होती है, छंद में कविता कहना कठिन जरूर है, लेकिन यदि कविता का प्रसाद माँ ने आपको दिया है तो आपको यह भी भले ही ज्ञात ना हो कि ये छंद कौन सा है, लेकिन आप छंद में बात करेंगे, आप छंद में कविता करेंगे। यही कवि होने का सबसे बड़ा प्रमाण है कि आपको स्वयं ये पता नहीं कि ये छंद कौन सा है, उसका व्याकरण आप नहीं जानते, उसे बताएंगे आलोचक, समीक्षक कि इसमें कौन सा छंद है, इसमें ये गण है, ये मात्राएं, लेकिन कबीर को नहीं पता होगा कि उन्होंने दोहे कहे या क्या कहा, लेकिन कहा, उस पर शोध कार्य हुए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कविता स्वयं फूटती है और साधना उसे सिद्ध करती है। मैं कई बार देखता हूं बच्चों के, वो आते हैं मेरे पास में, मैसेज संदेश आते हैं व्हाट्सएप से, कोई जुड़ गया नंबर लेके, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं सर, मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, 2-3 दिन ऐसा लिखेगा, फिर 1-2 कविता जैसा बताया उसने राम भदावर ने कि वो कटोरे में जो कचरा उसने भरा हुआ है उसे भेजेगा, इसे सुनो, इसे ठीक करो। और स्वयं मैं देखिए एक बात कहता हूँ, यहाँ मैंने सबको तो नहीं सुना, लेकिन बहुत सारे लोग सुने, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा। कई लोग ऐसे होते हैं जो सच कहा उसने कि ना तो माँ ने प्रसाद दिया है, ना वो कवि हैं, किसी को सुन लिया, उन्हें ये पता लग गया कविता पैसे भी देती है, ग्लैमर भी देती है, यश भी देती है, तो कवि बन जाएं। वो कभी सफल नहीं हो सकते, वो नहीं हो सकते सफल। वो कुछ दिन के बाद में भले ही रंगे सियार की तरह आए, मैं लाफ्टर का ये हूँ, कोट पहन करके कविता पढ़ें, लेकिन सब पता चल जाता है। और कवि सम्मेलन और कविता का जो मंच है, विशुद्ध कविता का जो मंच है, वहाँ कभी जब सिद्ध नहीं हो सकता। आप यहाँ से जाएं तो कहीं तक पहुँच जाएं। देखिए, प्रताप फौजदार पहुँचे, लेकिन मूलतः कवि है प्रताप फौजदार, तो लाफ्टर में जाने के बाद भी बड़ा नाम हो गया। उसके बाद कविता तिरंगा और बहुत सारी कविता हैं जो पढ़ते हैं। मैं कई ऐसे उदाहरण देता हूँ जिनसे आपको लगता हो कि ये तो बकवास ही करते हैं, वो बकवास नहीं करते, साधनाएं कविता की सिद्धि की है, परिश्रम किया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आपको लगता है, कुमार विश्वास से 1.5 घंटे तक बोलते हैं, कविता नहीं सुनाते पहले, उसके बाद कविता पढ़ते हैं। ये बात अलग है कि 1.5 घंटे तक सुन के कुमार विश्वास को चला जाए, बोले यही तो कविता होती है, तो मैं भी कर लूंगा। तो आप पूरा कुमार विश्वास को सुनेंगे तो जानेंगे कविता क्या है, साधना क्या है, शब्द कैसे सिद्ध किए जाते हैं। आपको अध्ययन, आपका पढ़ना, आप कितना चिंतन करते हैं। आपने, मैंने देखा दिनकर जी ने कविताएं तो लिखी, एक पुस्तक लिखी संस्कृति के 4 अध्याय, वो इतनी मोटी किताब है। मैं ये सोचता हूं कि जिस व्यक्ति ने, जो एक विश्वविद्यालय का कुलपति रहा हो, जो व्यक्ति राज्यसभा का सांसद रहा हो, जो इतना बड़ा कवि हो, जिसके पास में समय ही ना हो, उस व्यक्ति ने ये इतनी बड़ी किताब लिख दी, तो पढ़ा कितना होगा, अध्ययन कितना होगा उस व्यक्ति की, साधना कितनी होगी। तो देखिए, सफलता का कोई सूत्र नहीं। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो सिव्य में आहिते, यदि कर्म मेरे दाहिने हाथ में है तो विजय का ध्वज मेरे बाएं हाथ में जरूर होगा। आप साधना करें, आप शब्द की साधना करें। और वो ठीक कहा उसने कि माँ इतनी निष्ठुर तो नहीं हो सकती, इतनी निर्मम तो नहीं हो सकती कि आपकी साधना का सुयश अपने पास रख ले, वो उसका प्रतिफल आपको ना दे, वो जरूर मिलेगा। हाँ, हम जिस युग में चल रहे हैं उसकी चुनौतियां कुछ ज्यादा हैं, और इन चुनौतियों में समय के साथ चलना बहुत अनिवार्य है। राम ने जिन संदर्भों की बात की, वो सारे के सारे जो आजकल सोशल मीडिया का जो माध्यम प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है, उसमें सब लोग पारंगत नहीं, और हम तो इसलिए भी नहीं है। हमारे युग में भाई सूरज राय, सूरज जी के युग में, यशलेश गौतम, जब हम सब लोग आए, जब गुणवीर राणा,
जी आए, जब मधु मोहिनी जी आई, तब ये सारी चीजें नहीं थी, हमें ये आती भी नहीं है, हमें तो बस कविता आती है। आज मैं देखता हूं कि हमारे समय में दो चीजें अनिवार्य थी। देखिए, मंच पर यदि कविता आपको ईश्वर ने वरदान में दे दी है तो थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। कविता तो दे दी, कविता का तो कोई मोल लिया नहीं ईश्वर ने, वो तो प्रतिभा है जो आपको यूं ही मिल गई। मैंने कहा कि कवि बनाया जा नहीं सकता, कविता की कोई वर्कशॉप होती ही नहीं, वो तो ईश्वर ने आपको निःशुल्क दे दी है। आप केवल अच्छा प्रस्तुतिकरण कर दें, इतना ही तो आपको करना है। ये बाजार यदि हो गया है कविता का, तो इस बाजार में स्थापित होने के लिए बस इतना है कि भाई जब कविता बिकने लगी तो उसे बेचने का शऊर तो आपको सीखना पड़ेगा। इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। कविता के लिए रात रात भर तपे गले, आपने रात भर जाग कर कविता लिखी, लेकिन उस कविता को कैसे पढ़ना है, उसकी भूमिका क्या देनी है, उसको कैसे प्रभावी बनाना है, उस पर एक मिनट नहीं सोच सकते आप उतना ही कौशल, उतना ही श्रम कविता पढ़नी कैसे है, कविता पहुंचानी कैसे है, इस बात पे लगा दीजिए। जितना श्रम आपने कविता लिखने पे लगाया है उसका 10वां हिस्सा लगा दीजिए। कोई आपको कविता के मार्केट से हटा नहीं सकता, यदि ये बाजार भी हो तो। चूंकि बाजार बन गया है कविता, ये इसलिए बात कहनी पड़ रही, वरना कविता बाजार की वस्तु नहीं होती। वो जो प्रसाद उससे मिल जाए, हमारे समय के तो कवि ऐसे ही थे, मांगते भी नहीं थे, चले गए, सूचना मिली, जो मिल गया दे दिया, ठीक है, वो सब कुछ किया। फिर चतुराई धीरे धीरे आई, भाई कैसे पेमेंट ज्यादा लिया जा सकता है। हम और कुमार विश्वास जब प्रारंभ हुए तो बोले भाई उसी शहर में जाके गाड़ी कर लो, आयोजक पे प्रभाव पड़ेगा कि गाड़ी से आए तो उन बच्चों को कुछ ज्यादा दो। बस से यात्रा की, उस शहर में गाड़ी कर ली ताकि आयोजक देखे भाई गाड़ी से आए। मैं सच बता रहा हूं। तो ऐसे ऐसे भी लोग करने पड़े व्यवसाय के लिए, ये सारे की सारी चीजें हैं। लेकिन आप जो कुछ कर सकते हो, देखिए, आप केवल ये नहीं कह सकते कि भाई वो आदमी सफल हो गया, वो हमें चढ़ने नहीं दे रहा, ये कविता नहीं मंच पे जम पा रही, ये चुटगले मंच पे चल रहे हैं। आप हर चीज का कारण सोचें कि ये क्यों चल रहे हैं, आप में क्या कमी है, कि आपकी जिम्मेदारी है ना, आप कविता को स्थापित करो। एक आदमी तो तुनीर खाली लेकर के उस संग्राम को जीत रहा है जिसके पास कविता नहीं है, केवल चुटकुले वो मंच पर, और एक आप जिसके सारे तुनीर, सारे आयुध आपके पास में हैं और आप उन्हें लेकर के खड़े युद्ध के मैदान में। चलाना आपको आता नहीं, भाई आप सैनिक हैं और युद्ध में कूदे हैं तो बंदूक को चलाना तो सीख करके कूदिए, है नहीं। आप ऐसा आरोप कैसे लगा सकते हैं? एक व्यक्ति केवल हौसले के दम पे जंग जीत गया और आप आयुधों के, शस्त्रों के दम पे जंग नहीं जीत पा रहे। माँ ने प्रसाद आपको दिया है, कविता आपको दी है, और आप फिर भी पराजित खड़े हैं और इस प्रतीक्षा में खड़े कि सामने वाले लोग हटें तो हम यहाँ स्थापित हों। अरे आप जो स्थापित कवि हैं उनकी मृत्यु की कामना कर रहे हो क्या, कि भाई ये स्थान खाली करे, कुमार विश्वास यहाँ से हटे, ये राम भदावर हटे तो यार हम आए? क्या कहना चाहते हो? हैं? सूरज राय जी को हटाना चाहते हो, गुणवीर राणा को? देखिए, ये सच है। आप समय की चुनौतियों को पहचानो, चुनौतियां क्या हैं, प्रसार कैसे किया जा सकता है। देखिए, वर्तमान के माध्यम में उनसे अच्छा, मुझसे अच्छा जानता राम भदावर है, बोल के गया, वो सारे काम आप, वो प्लेटफॉर्म आपको मिल गया। हमारे समय तो बड़ी चुनौतियां थी। एक कवि के माध्यम से परिचय होता था, केवल अखबार थे, इसके अलावा फोन भी नहीं थे, लैंडलाइन तक नहीं थे, ये मोबाइल तो छोड़ो जिस युग में हम आए। पत्राचार होता था और एक कवि सम्मेलन की टीम बनाने में 3 महीने लगते थे। पहले आप पत्र लिखते थे, आदरणीय सूरज राय जी, मैं ये आयोजन कर रहा हूं, आप इस तिथि को खाली हैं, स्वीकृति भेजिए। वो पत्र पहुंचा नहीं पहुंचा, कितने दिन में पहुंचा। फिर दद्दू का पत्र आया, प्रिय अर्जुन, इस तिथि को मैं रिक्त नहीं हूं या हूं, ये कितना मान दे लेंगे। फिर इधर से चिट्ठी, फिर उधर से चिट्ठी। कई बार किसी कारण से कार्यक्रम स्थगित हो गया, दद्दू को सूचना नहीं पहुंची, दद्दू मेरे घर आ गई, बोले भाई कार्यक्रम कहाँ है? बोले कार्यक्रम तो दद्दू स्थगित हो गया था, चिट्ठी तो डाल दी थी, बोले मेरे पे पहुंची नहीं। इतना तक होता था, संवाद भी करना मुश्किल होता था। अखबार में इतनी सी सूचना, कोई छपी कवि सम्मेलन की, आपको ये नहीं पता कि शहर में कवि सम्मेलन कहाँ होना है, कहाँ जाना है, आप ना किसी को सुन सकते थे। बड़ी चुनौतियां थीं। आप कवि सम्मेलन सुन भी नहीं सकते थे। कुछ परंपरागत कवि सम्मेलन थे जिनकी तिथियां सुनिश्चित थी कि भाई ये कवि सम्मेलन इस तिथि को होता है, वहां जाकर के सुन सकते हैं। तो आपको ना तो प्रेरणा मिलती थी किसी से, ना कुछ सीखने को मिलता था, ना बहुत ज्यादा किसी को सुन पाते थे। ऐसे में लोगों ने कविताएं लिखी,
वो सिद्ध भी हुए, प्रसिद्ध भी हुए। आज तो आपके मुट्ठी में सारी दुनिया है। अभी ये ज्ञान जो दिया, अभी जो बताया पीयूष ने, ये सारा स्थायी रूप से YouTube पर डल गया। आप कभी भी इसे पढ़ सकते हैं, जब भी आपको संदेह हो, शंका हो, किस छंद की क्या परिभाषा, मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं, गणों की गणना कैसे होती है, वो आप सीख लेंगे। लेकिन हमारे युग में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी एक कवि ने नाम दिया। अभी तो आपके YouTube पर कोई वीडियो वायरल हो गई, लोगों को पसंद आ गई, आज आप मंच पे हैं, कल प्रसिद्ध हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो बहुत जल्दी आए और कवि सम्मेलनों की मुख्य धारा के स्थापित कवि हो गए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे समय चले थे इस कविता की यात्रा में, आज तक स्थापित नहीं हो पाए। तो आज आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, सूचना का माध्यम, सूचना का तंत्र, जिससे आपकी प्रतिभा दुनिया जान पाती है। उसका प्रयोग कीजिए, कोई नहीं रोक सकता। तो ये है। दूसरी बात भी मैं एक और कहना चाहता हूं, आने वाली पीढ़ी से अपनी प्रतिभा को पहचानो और अपने टैलेंट को पहचानो। यदि आप कविता के अतिरिक्त भी कोई क्षमता रखते हो, व्यवसाय की रखते हो, किसी सेवा में जाने की रखते हो, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप कमर बांध करके कविता के फील्ड में उतरें। आप यदि उससे ज्यादा बढ़िया इंजीनियर हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, प्रोफेसर हो सकते हो, कुछ और कर सकते हो, आप में एक क्षमता हो, तो पहले वहां अपना भविष्य सुनिश्चित कीजिए। आप वहां, ताकि आपके सामने हताशा और निराशा का कोई नहीं। फिर आप कविता के मंच पाएंगे तो आत्मविश्वास के साथ आएंगे, क्योंकि आपका कोई भय नहीं है कि रोजी रोटी मेरी कविता से चलती है। आप यदि टैलेंट है, प्रतिभा है, तो फिर वो मांग पाएंगे जो आपको चाहिए, जो आपका बनता है वो हक मांग पाएंगे। लेकिन जब आप इस स्थिति में हो कि मांगने की स्थिति में ही नहीं, आपको तो डर है नहीं कि भाई अगर ये कार्यक्रम नहीं मिला तो घर तो केवल कार्यक्रम से चलता है, तो फिर जो कुछ आपको दिया जाएगा उस पर आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। आप यदि किसी सेवा में हैं, किसी व्यवसाय में हैं, मैं फिर कहता हूं, कोविड का कार्यकाल हमने देखा, कालखंड देखा, यह बात अलग है। जब कभी सफल होता है, ऊंचाई के सोपान छूता है, यश के और प्रशस्तियां जब गाई जाती हैं उसकी, जब कीर्ति का केतु उसका लहराता है, तो फिर धन के लिफाफे बहुत बड़े हो जाते हैं। लेकिन जब संघर्ष की स्थिति में हो तो पड़ोसी नहीं पूछता। मैंने कवियों को आत्महत्या करते हुए देखा है। बहुत बड़े गीतकार, बहुत बड़े कवि, उनके संदर्भ में मैंने भारत भूषण जी के विषय में, इतना बड़ा गीतकार मेरठ का हरिओम परमार जी एक बार संस्मरण सुना रहे थे, सूरज भैया, इतना खुददार कवि, जिस कवि की कविताएं आज भी कोट की गई। भारत भूषण जी जब बहुत परेशानी में थे तो हरिओम परमार जी उन्हें कभी कभी उनके एकल काव्य पाठ, दद्दू आपका एकल काव्य पाठ कराना है घर पे, और अपने मित्रों को लेकर के उनके 4-5 गीत सुनते थे और उन्हें एक राशि देते थे। वो इसलिए, वो सीधे भी दे सकते थे, लेकिन कवि खुददार होता है, उसके स्वाभिमान को चोट ना पहुंचे, इसलिए उन्हें वहां बुला करके वो सहायता दी जाती थी। सब बहुत बार मैंने देखा है। तो मैं कहता हूं ये संग्राम तो बड़ा है, चुनौतियां बड़ी हैं, क्योंकि जो लोग हैं, देखिए टैलेंट ज्यादा आया है। कंपटीशन कब ज्यादा होता है, हम ये नहीं कि निराशा करें, ये नहीं, टैलेंट ज्यादा आया, प्रतिभा ज्यादा आ गई है, बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं। हमारे समय में कम लोग थे। एक पीढ़ी जब बदलती थी 10-15 वर्ष, तो एक रस में 3-4 नाम निकल के आते थे। हमसे पहले जो वीर रस के कवि थे, 3-4 नाम उसमें, फिर हमारी पीढ़ी में 3-4 नाम, फिर उसके बाद की पीढ़ी में। लेकिन अब एक बहुत बड़ी संख्या है प्रतिभाशाली बच्चों की। तो हमारे समय में 2-4 साल में तो आदमी जिला लांघता था, फिर मंडल, फिर स्टेट, देश में जाते जाते उसे 10-15 साल लग जाते थे, और विदेशों का मामला तो बहुत लंबे समय तक। और ये जिन बड़े स्टारों को आप सोच रहे होंगे ना, 25 लाख तक, 35 लाख तक मांग रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं डॉक्टर कुमार विश्वास की भी बात कर रहा हूं। एक दिन में कोई कुमार विश्वास नहीं बनता। तो इसलिए ये मेरी बात, यदि आप में कोई और टैलेंट है, कोई और प्रतिभा है, आप व्यवसाय कर सकते हो, आप किसी सेवा में जा सकते हो, तो उस रास्ते को चुन लें। कविता उसके साथ भी हो जाएगी, क्योंकि मेरा मानना यह है कि कविता तो कोई रोक ही नहीं सकता। जब फूटती है तो आपको थकान के बाद भी, बेचैनी के बाद भी, बस की यात्रा में भी या कहीं भी कविता यदि फूटेगी तो फिर कविता कागज पर उतरेगी। वो बेचैनी का नाम है कविता, तो कविता को तो रोक ही नहीं सकता। तो ये मेरा इतना अनुरोध है। कविता और इन चुनौतियों में आपको खड़े होना है, आपको आप ही स्थापित कर सकते हैं। मैं एक मंच दे दूंगा, देखिए एक प्लेटफॉर्म होता है, आपको एक बार कोई व्यक्ति मंच दे सकता है। अब वहां से 4 रास्ते खुलते हैं, 10 आयोजक बैठे हैं, बहुत सारे प्रशंसक बैठे हैं, भीड़ बैठी हुई है। आपको पहले कार्यक्रम से स्वयं को प्रमाणित करना है कि आप वहां से 4 कार्यक्रम जुटा पाएं। एक कार्यक्रम पढ़ा तो 4 कार्यक्रमों के आमंत्रण आपको मिले,
इस क्षमता के साथ यदि मंच पे पहली बार उतरेंगे तो सफलता मिलेगी। अधकचरे प्रयोगों के साथ कभी मंच पे मत उतरना, मत किसी की खुशामद करना, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरे कई ऐसे कवि मेरे परिचय में ऐसे रहे, ये सुन लो, मैंने कि पहले तू इसे सुन के दिखा, अगर तू इसे 5 मिनट सुन ले, अगर 5 मिनट तू धैर्य के साथ इसे सुन ले तो मैं सुन लूं, खुद सुन नहीं सकता, आपको सुनाएगा। तो देखिए ये जो है, जब हो गया, कविता मनोरंजन भी करती है भाई, कविता तो मनोरंजन, कवि सम्मेलन तो मनोरंजन के लिए होता है, नहीं तो पुस्तकों में पढ़ लेना कवि को, यूट्यूब पे सुन सकता है, लेकिन कवि सम्मेलन क्यों होते हैं, लाइव क्यों सुनता है? कविता मनोरंजन भी है। आप यदि ये उद्देश्य छीन लेंगे, ये सब चीजें छीन लेंगे श्रोताओं से, तो फिर आप तो सफल कवि हो ही नहीं सकते। तो मंच पर आपको ऑडियंस को बांध के रखना है, लेकिन ये कभी मत कहना चुटकुले क्यों, नीरज जी भी इसी मंच पर रहे हैं, बच्चन जी भी इसी मंच पर रहे हैं, इसी मंच पर हरिओम पवार आज तक हैं, कुंवर बेचैन इसी मंच पर थे, राजेंद्र राजन इसी मंच पर थे, देवल आशीष इसी मंच पर थे, उर्मिलेश शंखधर इसी मंच पर थे, कुमार इसी मंच पर हैं, कविता के शिखर पुरुष पुरोधा जिनसे आप प्रभावित हैं वो सारे इसी मंच के लोग हैं, इसी मंच के महारथी हैं। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कविता मंच पर है ही नहीं? कविता मंच पर थी, कविता मंच पर है, और बाकी चीजें भी तभी, बाकी चीजें मंच पर यदि रहेंगी तो इसीलिए रहेंगी कि कवि मंच पर है और कविता मंच पर है। जिस दिन कविता मंच से खारिज हो गई उस दिन सारी चीजें खारिज हो जाएंगी। आपके सामर्थ्य को लेकर के, कविता के सामर्थ्य को लेकर के लोग चूरन चटनी बेच रहे हैं, ये पक्की बात है, ये आप सोचिएगा। इसलिए कहता हूं कि नहीं ये 1 या 2 दिन, ये चुनौती 1 दिन की नहीं है, नहीं ये 1 या 2 दिन, मेरी पंक्तियां आप तक जाएं जो प्राय मैं बोलता हूं नई पीढ़ी से, नहीं ये 1 या 2 दिन, सुबह या शाम लड़ना है जीवन का समर, मृत्यु तलक विराम लड़ना है। मेरे बच्चों कला सीखो समूचे व्यूह भेदन की, तुम्हें अभिमन्यु की भांति बड़ा संग्राम लड़ना है। अभिमन्यु इस बार चक्रव्यूह के 7वें द्वार को भेद करके लौटे। बस यही उम्मीद, यही हौसला तो रखना अपनी प्रतिभाओं पर, और आपको सारे लक्ष्य प्राप्त हो, मेरी ऐसी शुभकामनाएं, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपके बाबा तुलसीदास सवैया छंद का उनका प्रयोग देखिए और आप समझेंगे भी। गिनते चले जाएंगे, गण तो सिखा दिए पीयूष ने, आप समझ गए होंगे, और बहुत कठिन है सवैया। देखिए कुछ छंदों में तो केवल मात्राओं की गणना होती है, और कुछ छंदों में अक्षरों की, वर्णों की गणना होती है, वार्णिक छंद होते हैं। ये सवैया अद्भुत छंद है जिसमें वर्ण भी हैं और मात्राएं भी हैं, है नहीं, और एक ही अनुपात में रखनी है। बहुत कठिन है सवैया का निर्वाह करना। और वो पुराने लोग किस विश्वविद्यालय में पढ़े होंगे? तुलसी तो एक अनाथ बालक था, कबीर ऐसा ही, और एक सवैया का मैं देखिए एक सवैया बोलता हूं और यूं आप हिलते चले यार, कितना सिद्ध कवि, और गणना भी आपको आ गई मात्राओं की। उस सवैये का व्याकरण ये है, सलगा 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 सलगा, मतलब 8 सगण हैं उसमें, है नहीं, और सगण का क्रम क्या होगा मात्राओं का? सलगा मतलब लघु गुरु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, 1 1 2 1 1 2। अब देखना बहुत सहज, पुरते निकसी, मात्राएं गिनना, गण गिनना, कहीं भंग नहीं हुआ। पुरते निकसी रघुवी रवधू धरिधी हृदय मग में डगद्वय, झलकी भली भा लकनी जलकी पुटसु खगए अधरा धरद में, फिर बू झती हैं चलनो अब के तिक पर्ण कुटी करी हो कित है, तिये की लखिया तुरता पिए की अखियां जल चारु चली जल चै। तो आप देखिए प्रवाह भंग नहीं हुआ, छंद भंग नहीं हुआ, गण भंग नहीं हुआ। तो तुलसीदास ऐसे थोड़ी बनता है कोई तुलसीदास, कौन से सोशल मीडिया ने वायरल किया? कविता होती है तो दूर तक लेकर के जाती है। सूरज भैया जहां तक नहीं पहुंचे वहां तक कविता पहुंची ना। वो मुक्तक जो प्राय सभी संचालन में कोट करते हैं, पहले से करके हिसाब सब पाई पाई बैठे हैं।
आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की, घर में पहली बार इकट्ठे चारों भाई बैठे हैं, तो कविता पहुंचेगी, आप पहुंचे ना पहुंचे दूसरा प्रयोग कर लो जो राम ने बता दिया। ठीक है, मंच नहीं दे रहा तो आपका कंटेंट तो है नहीं, उसको प्रसारित करो, माध्यम आपके पास में है। तो इन चुनौतियों को वर्तमान के तमाम उपकरणों का प्रयोग करते हुए, संसाधनों का प्रयोग करते, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं उन संसाधनों को, नई पीढ़ी ज़्यादा जानती है, जितना मैं नहीं जानता उतना आप जानते हैं, तो उनका भरपूर प्रयोग करें। यदि मंच कम मिल रहे हैं तो आपकी कविता की प्रतिभा के दूसरे प्लेटफॉर्म में वहां से कविता को प्रसारित करें। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। और फिर मैं नहीं, एक छंद नहीं, मैं देखिए, संघर्ष सबके जीवन में होता है, जो आप महसूस कर रहे होंगे कि भाई ये सारी चीजें, एक सफल व्यक्ति, कोई भी सफल व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है, युद्ध होता है। वो राम के जीवन में भी, इस राम के जीवन में भी, उस राम के जीवन में भी, अमित के जीवन में भी, जो भी कोई व्यक्ति देखते हो, कुशल को देखते हो, जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं सफलता के बड़े रचनाकार, सफल रचनाकार हों या कोई भी साहित्य में हो, राजनीति में हो, मेरा मानना है कि युद्ध तो जारी रखना होता है, युद्ध हर व्यक्ति के जीवन में होता है। एक छोटी सी कविता, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बहुत अभागे होंगे। वो आदमी क्या, वो व्यक्ति क्या, जिसके साथ 10-5 झंझट ना हो, मुसीबतें फजीते जिसकी जान को लगे ना हो। राम है नहीं, ये तो हमारी आंचलिक भाषा है, और वो सारी की सारी चीजें हैं, और तब आप उसको भेद करके सूर्य की तरह निकले, उसको हासे को चीर करके, तो आपकी सामर्थ्य सिद्ध होती है। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। चुनौतियां स्वीकार करो, दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा, सूरज नहीं प्रभा दे सकता जब तक स्वयं नहीं धधकेगा, बिना दहकती ज्वाला के क्या कुंदन कभी बना है सोना, बिना घिसे मेहंदी ने बोलो कब पाया है रंग सलोना, बिना घिसे मेहंदी ने बोलो कब पाया है रंग सलोना। जीवन के पथ के राही को पल भर भी विश्राम नहीं है, उसने कहा चाहे 2 पंक्ति लिखो पर रोज लिखो, जीवन के पथ के राही को पल भर भी विश्राम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा। और संग्राम आपसे बड़े जिन लोगों ने लिए, जिए, उनको कोट करता हूं, अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है। हम अपने युग में लड़े, हमारी चुनौतियां हमारे साथ थी, आपकी चुनौतियां बड़ी हो सकती हैं, आपके साथ है, ये युग आपको लड़ना है। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है, और समय के शिलालेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है। सच की खातिर हरिश्चंद्र को सकुटुंब बिक जाना पड़ता, और स्वयं काशी में जाकर अपना मोल लगाना पड़ता। दासी बनकर के भरती है पानी पटरानी पनघट में, और खड़ा सम्राट वचन के कारण काशी के मरघट में, और खड़ा सम्राट वचन के कारण काशी के मरघट में। यह अनवरत लड़ा जाता है, इसमें युद्ध विराम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है।